मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। आप जानते हैं कि एक ज़रूरी प्रोग्राम के लिए मुझे अमेरिका जाना पड़ रहा है, तो मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि अमेरिका जाने से पहले ही मैं मन की बात रिकॉर्ड कर दूं। सितंबर में जिस दिन मन की बात है, उसी तारीख को एक और अहम दिन होता है। वैसे तो हम लोग बहुत सारे डेज याद रखते हैं, तरह तरह के डेज मनाते भी हैं और अपने घर में नौजवान बेटे बेटी हों, अगर उनसे पूछेंगे कि पूरे साल भर के कौन कौन से डे कब आते हैं, तो आपको पूरी लिस्ट सुना देंगे। लेकिन एक और डे ऐसा है जो हम सबको याद रखना चाहिए, और ये डे ऐसा है जो भारत की रिवायात से बहुत मुमासलत रखता है। सदियों से जिन रवायात से हम जुड़े हैं, उससे जोड़ने वाला है। यह है वर्ल्ड रिवर डे, यानी आलमी यौम नदी। हमारे यहाँ कहा गया है, पिबंती नद्य समय में नाभा, यानी नदियाँ अपना पानी खुद नहीं पीती, बल्कि एहसान के लिए देती हैं। हमारे लिए नदियाँ एक जिस्मानी शय नहीं हैं। हमारे लिए नदी एक जिंदा जावेद इकाई है, और तभी तो हम नदियों को माँ कहते हैं। हमारे कितने ही त्यौहार हों, तकरीब हो, उमंग हो, ये सभी हमारी माँओं की गोद में ही तो होते हैं। आप सब जानते हैं, माघ का महीना आता है तो हमारे मुल्क में बहुत लोग पूरे एक महीने माँ गंगा या किसी और नदी के किनारे कल्पवास करते हैं। अब तो ये रिवायत नहीं रही, लेकिन पहले के ज़माने में तो रिवायत थी कि घर में गुस्ल करते हैं तो भी नदियों को याद करने की रिवायत आज भले ही नापैद हो गई हो या कहीं थोड़ी बहुत बची हो। लेकिन एक बहुत बड़ी रिवायत थी जो सुबह सवेरे ही गुस्ल करते वक्त ही अजीम हिंदुस्तान की एक जियारत करा देती थी। रूहानी जियारत, मुल्क के कोने कोने से जुड़ने की तहरीक बन जाती थी। और वो क्या था? भारत में नहाते वक्त एक श्लोक बोलने की रिवायत रही है। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सनिधि कुरु। पहले हमारे घरों में खानदान के बड़े यह श्लोक बच्चों को याद कराते थे, और इससे हमारे मुल्क में नदियों के तई एतकाद भी पैदा होता था। अजीम हिंदुस्तान का एक खाका मन में नक्श हो जाता था। नदियों के तई वाबस्तगी पैदा होती थी। जिस नदी को माँ की शक्ल में हम जानते हैं, देखते हैं, जीते हैं, उस नदी के तई एक एतकाद का जज्बा पैदा होता था, एक सकाफती अमल था। साथियों, जब हम अपने मुल्क में नदियों की कुदरत पर बात कर रहे हैं, तो फितरी तौर पर हर कोई ये सवाल उठाएगा, और सवाल उठाने का हक भी है, और उसका जवाब देना ये हमारी जिम्मेदारी भी है। कोई भी सवाल पूछेगा कि भाई, आप नदी के इतने गीत गा रहे हो, नदी को माँ कह रहे हो, तो ये नदी आलूदा क्यों हो जाती है? हमारे शास्त्रों में तो नदियों में जरा सी आलूदगी करने को भी गलत बताया गया है, और हमारी रिवायत भी ऐसी रही है। आप तो जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान का जो मगरबी हिस्सा है, बिलखुसूस राजस्थान और गुजरात, वहाँ पानी की बहुत कमी है। कई बार खुश्क साली आ जाती है। इसलिए अब वहाँ की समाजी जिंदगी में एक नई रिवायत डेवलप हुई है। जैसे गुजरात में बारिश की शुरुआत होती है, तो गुजरात में जल जीलनी एकादशी मनाते हैं। मतलब कि आज के ज़माने में हम जिसको कहते हैं कैच द रेन, वो वही बात है कि पानी के एक एक कतरे को अपने में समेटना। जल जीलनी इसी तरह से बारिश के बाद बिहार और मशरिक के हिस्सों में छठ का बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए नदियों के किनारे घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी। हम नदियों की सफाई और उन्हें आलूदगी से पाक करने का काम सबकी कोशिश और सबके ताउन से ही कर सकते हैं। नमामि गंगे मिशन भी आज आगे बढ़ रहा है, तो इसमें सभी लोगों की कोशिश, एक तरह से अवामी बेदारी, अवामी तहरीक, इसका बहुत बड़ा किरदार है। साथियों, जब नदी की बात हो रही है, माँ गंगा की बात हो रही है, तो एक और बात की तरफ भी आपकी तवज्जो मबजूल कराने का मन करता है। बात जब नमामि गंगे की हो रही है, तो ज़रूर एक बात पर आपका ध्यान गया होगा, और हमारे नौजवानों का तो पक्का गया होगा। आजकल एक ख़ास ई ऑक्शन, ई नीलामी चल रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक नीलामी उन तहफ़ की हो रही है जो मुझे वक्तन फ़वक्तन लोगों ने दिए हैं।
इस नीलामी से जो पैसा आएगा वो नमामि गंगे मिशन के लिए ही वक्फ किया जाता है। आप जिस दिली कैफियत के साथ मुझे तोहफा देते हैं, उसी जज्बे को ये मिशन और मजबूत करता है। साथियों, मुल्क भर में नदियों की आह्या के लिए, पानी की सफाई के लिए सरकार और समाजी तंजीमें लगातार कुछ न कुछ करती रहती हैं। आज से नहीं, दहाइयों से चलता रहता है। कुछ लोग तो ऐसे कामों के लिए अपने आप को वक्फ कर चुके होते हैं, और यही रिवायत, यही कोशिश, यही एतकाद हमारी नदियों को बचाए हुए है। और हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जब ऐसी खबरें मेरे कान में आती हैं, तो ऐसे काम करने वालों की तई एक बड़ा एहतराम का जज्बा मेरे मन में पैदा होता है, और मेरा भी मन करता है कि वो बातें आपको बताऊं। आप देखिए, तमिलनाडु के वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई जिले की एक मिसाल देना चाहता हूं। यहाँ एक नदी बहती है, गंगा नदी। अब ये गंगा नदी बरसों पहले खुश्क हो गई थी। इस वजह से वहां की आबी सतह भी बहुत नीचे चली गई थी। लेकिन वहां की खवातीन ने बीड़ा उठाया कि वो अपनी नदी को दोबारा जिंदा करेंगी। फिर क्या था, उन्होंने लोगों को जोड़ा, अवामी शराकतदारी से नहरें खोदी, चेक डैम बनाए, रिचार्ज कुएं बनाए। आपको भी जानकर खुशी होगी साथियों कि आज वो नदी पानी से भर गई है। और जब नदी पानी से भर जाती है ना, तो मन को इतना सुकून मिलता है। मैंने बराह रास्त इसका तजर्बा किया है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि जिस साबरमती के साहिल पर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम बनाया था, पिछली कुछ दहाइयों में साबरमती नदी खुश्क हो गई थी। साल में 6-8 महीने पानी नजर ही नहीं आता था। लेकिन नर्मदा नदी और साबरमती नदी को जोड़ दिया, तो अगर आज आप अहमदाबाद जाओगे तो साबरमती नदी का पानी ऐसा मन को खुश करता है। इसी तरह बहुत सारे काम, जैसे तमिलनाडु की हमारी बहनें कर रही हैं, मुल्क के अलग अलग कोने में चल रहे हैं। मैं तो जानता हूं, कई हमारे मजहबी रिवायत से वाबस्ता संत हैं, गुरुजन हैं, वो भी अपने रवायती सफ़र के साथ साथ पानी के लिए, नदी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कई नदियों के किनारे पेड़ लगाने की मुहिमात चल रही हैं, तो कहीं नदियों में बह रहे गंदे पानी को रोका जा रहा है। साथियों, वर्ल्ड रिवर डे जब आज मना रहे हैं, तो इस काम से वाबस्ता सभी लोगों की मैं तारीफ करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। लेकिन हर नदी के पास रहने वाले लोगों को, अहले वतन से मैं अपील करूंगा कि भारत में कोने कोने में साल में एक बार तो नदी उत्सव मनाना ही चाहिए। मेरे प्यारे हमवतनों, कभी भी छोटी बात को, छोटी चीज को छोटी मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी कोशिशों से कभी कभी तो बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं। और अगर महात्मा गांधी जी की जिंदगी की तरफ हम देखेंगे, तो हम हर पल महसूस करेंगे कि छोटी छोटी बातों की उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी अहमियत थी, और छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े अज़ाइम को कैसे उन्होंने पूरा किया था। हमारे आज के नौजवान को ये ज़रूर जानना चाहिए कि सफाई सुथराई की मुहिम ने कैसे आज़ादी की तहरीक को एक मुस्तकिल तवानाई दी थी। महात्मा गांधी ही तो थे जिन्होंने सफाई सुथराई को अवामी तहरीक बनाने का काम किया था। महात्मा गांधी ने सफाई सुथराई को तहरीक आज़ादी के ख्वाब के साथ जोड़ दिया था। आज इतनी दहाइयों के बाद सफाई सुथराई की तहरीक ने एक बार फिर मुल्क को नए हिंदुस्तान के ख्वाब के साथ जोड़ने का काम किया है, और ये हमारी आदतों को बदलने की भी मुहिम बन रही है। और हम ये ना भूलें कि सफाई सुथराई ये सिर्फ एक प्रोग्राम है। सफाई सुथराई ये नस्ल दर नस्ल रवायती मुंतकली की एक जिम्मेदारी है, और नस्ल दर नस्ल सफाई सुथराई की मुहिम चलती है, तब मुकम्मल समाजी ज़िंदगी में सफाई सुथराई का रुझान पैदा होता है। और इसलिए ये साल 2 साल, एक सरकार दूसरी सरकार, ऐसा मौजू नहीं है। नस्ल दर नस्ल हमें सफाई सुथराई के सिलसिले में पूरी बेदारी के साथ, पूरी तरह से बगैर थके, बगैर रुके, बड़ी अकीदत के साथ जुड़े रहना है, और स्वच्छता मुहिम को जारी रखना है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि सफाई सुथराई इस सद एहतराम बापू को इस मुल्क का बहुत बड़ा खिराज अकीदत है, और ये खिराज अकीदत हमें हर बार पेश करते रहना है, लगातार पेश करते रहना है। साथियों, लोग जानते हैं कि सफाई सुथराई के सिलसिले में बोलने का मैं कभी मौका छोड़ता ही नहीं हूं, और शायद
इसीलिए हमारे मन की बात के एक सामे जनाब रमेश पटेल जी ने लिखा, हमें बापू से सीखते हुए इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में इक्तिसादी सफाई सुथराई का भी अहद करना चाहिए। जिस तरह बैतुल खला की तामीर ने गरीबों को वक़ार बख्शा, वैसे ही इक्तिसादी सफाई सुथराई गरीबों को हक यकीनी बनाती है, उनकी ज़िंदगी आसान बनाती है। अब आप जानते हैं, जनधन खातों को लेकर मुल्क ने जो मुहिम शुरू की, उसकी वजह से आज गरीबों को उनके हक का पैसा सीधा सीधा उनके खाते में जा रहा है, जिसकी वजह से बदउनवानी जैसी रुकावटों में बहुत बड़े पैमाने पर कमी आई है। ये बात सही है, इक्तिसादी स्वच्छता में टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर सकती है। हमारे लिए खुशी की बात है, आज गांव देहात में भी फिनटेक यूपीआई से डिजिटल लेन देन करने की सिमत में आम लोग भी जुड़ रहे हैं। इसका चलन बढ़ने लगा है। आपको मैं कुछ आदाद और शुमार बताता हूं, आपको फख्र होगा। पिछले अगस्त के महीने में एक महीने में यूपीआई से 355 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, यानी तकरीबन 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि अगस्त के महीने में 350 करोड़ से ज्यादा बार डिजिटल लेन देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया गया है। आज औसतन 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट यूपीआई से हो रहा है। इससे मुल्क की मईशत में सफाई, शफाफियत आ रही है और हम जानते हैं अब फिनटेक की अहमियत बहुत बढ़ रही है। साथियों, जैसे बापू ने सफाई को तहरीक आज़ादी से जोड़ा था, वैसे ही खादी को आज़ादी की पहचान बना दिया था। आज आज़ादी की 75वें साल में हम जब आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, आज हम इत्मीनान से कह सकते हैं कि आज़ादी की तहरीक में जो इफ्तिखार खादी को था, आज हमारी नौजवान नस्ल खादी को वो इफ्तिखार बख्श रही है। आज खादी और हैंडलूम की पैदावार में कई गुना इजाफा हुआ है और इसकी मांग भी बढ़ी है। आप भी जानते हैं, ऐसे कई मौके आए हैं जब दिल्ली के खादी शोरूम में एक दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। मैं भी फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर काबिल सद एहतराम बापू की यौम पैदाइश पर हम सब फिर से एक बार एक नया रिकॉर्ड बनाएं। आप अपने शहर में जहां भी खादी बिकती हो, हैंडलूम बिकता हो, हैंडीक्राफ्ट बिकता हो और दिवाली का त्यौहार सामने है, त्योहारों के मौसम के लिए खादी, हैंडलूम, कुटीर सनत से मुतालिक आपकी हर खरीदारी वोकल फॉर लोकल इस मुहिम को मजबूत करने वाली हो, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो। साथियों, अमृत महोत्सव के इसी दौर में मुल्क में आज़ादी की तारीख की अनकही दास्तानों को हर फर्द तक पहुंचाने की एक मुहिम भी चल रही है और इसके लिए उभरते कलमकारों से मुल्क के और दुनिया के नौजवानों से अपील की गई थी। इस मुहिम के लिए अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और वह भी 14 अलग अलग जबानों में। और मेरे लिए खुशी की बात यह भी है कि 20 से ज्यादा मुल्कों में कई मुकीम भारतीयों ने भी इस मुहिम से जुड़ने के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। एक और बहुत दिलचस्प जानकारी है, तकरीबन 5,000 से ज्यादा नए उभरते कलमकार जंग आज़ादी की दास्तानों की तलाश में मसरूफ हैं। उन्होंने जो अनसंग हीरोज हैं, जो नामालूम हैं, तारीख के सफ़ात में जिनके नाम नजर नहीं आते हैं, ऐसे अनसंग हीरोज पर, थीम पर, उनकी जिंदगी पर, उनके वाक़यात पर कुछ लिखने का बीड़ा उठाया है। यानी मुल्क के नौजवानों ने ठान ली है, उन मुजाहिदीन आज़ादी की तारीख को भी मुल्क के सामने लाएंगे जिनकी गुज़िश्ता 75 साल में कोई बात भी नहीं हुई है। तमाम सामीन से मेरी अपील है, तालीमी मैदान से वाबस्ता सभी से मेरी अपील है, आप भी नौजवानों को तहरीक दें, आप भी आगे आएं और मुझे पूरा यकीन है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में तारीख लिखने का काम करने वाले लोग तारीख बनाने भी वाले हैं। मेरे प्यारे हमवतनों, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हम सभी जानते हैं। वहाँ की सर्दी इतनी खतरनाक है जिसमें रहना आम इंसान के बस की बात नहीं है। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ और पेड़ पौधों का तो नामो निशान नहीं है। यहाँ का दर्जा हरारत -60 डिग्री तक भी जाता है। कुछ ही दिन पहले सियाचिन के इस दूर दराज इलाके में 8 दिव्यांग लोगों की टीम ने जो कमाल कर दिखाया है, वो हर अहले वतन के लिए फख्र की बात है। इस टीम ने
सियाचिन ग्लेशियर की 15,000 फुट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर वाक़ कुमार पोस्ट पर अपना परचम लहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जिस्मानी चैलेंजों के बावजूद भी हमारे इन दिव्यांगों ने जो कारनामा कर दिखाया है वो पूरे मुल्क के लिए बाइस तरगीब है। और जब इस टीम के अरकान के बारे में जानेंगे तो आप भी मेरी तरह हिम्मत और हौसले से भर जाएंगे। इन जांबाज दिव्यांगों के नाम हैं महेश नेहरा, उत्तराखंड के अक्षत रावत, महाराष्ट्र के पुष्पक गवांडे, हरियाणा के अजय कुमार, लद्दाख के लोब्सांग चोस्पेल, तमिलनाडु के मेजर द्वारकेश, जम्मू कश्मीर के इरफान अहमद मीर और हिमाचल प्रदेश की चौंजिन एंगमो। सियाचिन ग्लेशियर को फतेह करने का यह ऑपरेशन हिंदुस्तानी फौज के खुसूसी दस्तों के वेटरन्स की वजह से कामयाब हुआ है। मैं इस तारीखी और हैरत अंगेज हुसूलियाबी के लिए इस टीम की सताइश करता हूँ। ये हमारे हमवतनों के कैन डू कल्चर, कैन डू डिटर्मिनेशन और कैन डू एटीट्यूड के साथ हर चैलेंज से निमटने के जज्बे को भी जाहिर करता है। साथियों, आज मुल्क में दिव्यांग अफराद की फलाह के लिए कई कोशिशें हो रही हैं। मुझे उत्तर प्रदेश में हो रही ऐसी ही एक कोशिश वन टीचर वन कॉल के बारे में जानने का मौका मिला। बरेली में ये अनोखी कोशिश दिव्यांग बच्चों को नई राह दिखा रही है। इस मुहिम की क़यादत कर रही हैं डभोरा गंगापुर में एक स्कूल की प्रिंसिपल दीपमाला पांडे जी। कोरोना दौर में इस मुहिम के सबब न सिर्फ बड़ी तादाद में बच्चों का एडमिशन मुमकिन हो पाया, बल्कि इससे तकरीबन 350 से ज़ायद असातिज़ा भी खिदमत के जज्बे से जुड़ चुके हैं। ये टीचर गांव-गांव जाकर दिव्यांग बच्चों को पुकारते हैं, ढूंढते हैं और फिर उनका किसी न किसी स्कूल में दाखिला यकीनी बनाते हैं। दिव्यांग अफराद के लिए दीपमाला जी और साथी असातिज़ा की इस नेक कोशिश की मैं तहे दिल से तारीफ करता हूँ। तालीम के शोबे में ऐसी हर कोशिश हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने वाली है। मेरे प्यारे हमवतनों, आज हम लोगों की जिंदगी का हाल यह है कि एक दिन में सैकड़ों बार कोरोना लफ्ज हमारे कान में गूंजता है। 100 साल में आई सबसे बड़ी आलमी वबा कोविड-19 ने हर अहले वतन को बहुत कुछ सिखाया है। हेल्थ केयर और वेलनेस को लेकर आज तजस्सुस भी बढ़ा है और बेदारी भी आई है। हमारे मुल्क में रिवायती तौर से ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो वेलनेस यानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। उड़ीसा के कालाहांडी के नांदोल में रहने वाले पतायत साहू जी इस शोबे में बरसों से एक अनोखा काम कर रहे हैं। उन्होंने 1.5 एकड़ ज़मीन पर मेडिसिनल प्लांट लगाए हैं। यही नहीं, साहू जी ने इन मेडिसिनल प्लांट्स को डॉक्यूमेंटेशन भी किया है। मुझे रांची के सतीश जी ने ख़त के तवस्सुस से ऐसी ही एक और जानकारी मुश्तरक की है। सतीश जी ने झारखंड के एक एलोवेरा विलेज की तरफ मुझे तवज्जो दिलाई है। रांची के पास ही देवरी गांव की खवातीन ने मंजू कच्छप जी की क़यादत में बिरसा ज़रिए स्कूल से एलोवेरा की खेती की ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद उन्होंने एलोवेरा की खेती शुरू की। इस खेती से न सिर्फ सेहत के शोबे में फ़ायदा मिला, बल्कि उन खवातीन की आमदनी भी बढ़ गई। कोविड वबा के दौरान भी उन्हें अच्छी आमदनी हुई। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि सैनिटाइज़र बनाने वाली कंपनियां सीधे उन्हीं से एलोवेरा खरीद रही थीं। आज इस काम में तकरीबन 40 खवातीन की टीम लगी हुई है और कई एकड़ में एलोवेरा की खेती होती है। उड़ीसा के पतायत साहू जी हों या फिर देवरी में खवातीन की ये टीम, उन्होंने खेती को जिस तरह सेहत के शोबे से जोड़ा है वो अपने आप में एक मिसाल है। साथियों, आने वाले 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी यौम पैदाइश होता है। उनकी याद में ये दिन हमें खेती में नए नए तजर्बे करने वालों की भी तालीम देता है। मेडिसिनल प्लांट के शोबे में स्टार्टअप को फ़रोग़ देने के लिए मेडिहब TBI के नाम से एक इंक्यूबेटर गुजरात के आनंद में काम कर रहा है। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट से मुताल्लिक़ ये इंक्यूबेटर बहुत कम वक्त में ही 15 एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस आइडिया को सपोर्ट कर चुका है। इस इंक्यूबेटर की मदद पाकर ही सुधा चैब्रोलू जी ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। उनकी कंपनी में खवातीन को तरजीह दी जाती है और उन्हीं पर इनोवेटिव हर्बल फार्मूलेशन की भी जिम्मेदारी है। एक और एंटरप्रेन्योर सुभाश्री जी ने, जिन्हें भी इसी मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स इंक्यूबेटर से मदद मिली है। सुभाश्री की कंपनी
हर्बल रूम और कार फ्रेशनर के शोबे में काम कर रही है। उन्होंने एक हर्बल टेरेस गार्डन भी बनाया है जिसमें 400 से ज्यादा मेडिसिनल हर्ब्स हैं। साथियों, बच्चों में मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स के तई बेदारी फैलाने के लिए आयुष वजारत ने एक दिलचस्प पहल की है और इसका बीड़ा उठाया है हमारे प्रोफेसर आयुष्मान जी ने। हो सकता है कि जब आप ये सोचें कि आखिर प्रोफेसर आयुष्मान हैं कौन, दरअसल प्रोफेसर आयुष्मान एक कॉमिक बुक का नाम है। इसमें अलग अलग कार्टून किरदारों के जरिए छोटी छोटी कहानियां तैयार की गई हैं। साथ ही एलोवेरा, तुलसी, आंवला, गिलोय, नीम, अश्वगंधा और बरहमी जैसे सेहतमंद मेडिसिनल प्लांट की इफादियत बताई गई है। साथियों, आज के हालात में जिस तरह मेडिसिनल प्लांट और हर्बल प्रोडक्ट्स को लेकर दुनिया भर में लोगों का रुझान बढ़ा है, इसमें भारत के पास लामहदूद इम्कानात हैं। गुजरे जमाने में आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में भी काफी इजाफा देखने को मिला है। मैं साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े लोगों से ऐसे प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देने की अपील करता हूं जो लोगों की वेलनेस और इम्यूनिटी तो बढ़ाए ही, हमारे किसानों और नौजवानों की आमदनी को भी बढ़ाने में मददगार साबित हो। साथियों, रिवायती खेती से आगे बढ़कर खेती में हो रहे नए तजर्बे, नए मुतबादिल लगातार खुद रोजगार के नए जराए बना रहे हैं। पुलवामा के दो भाइयों की कहानी भी इसी की एक मिसाल है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बिलाल अहमद शेख और मुनीर अहमद शेख ने जिस तरह अपने लिए नए रास्ते तलाशे, वो न्यू इंडिया की एक मिसाल है। 39 साल के बिलाल अहमद जी हाईली क्वालिफाइड हैं। उन्होंने कई डिग्री हासिल कर रखी हैं। अपनी आला तालीम से जुड़े तजर्बात का इस्तेमाल आज वो ज़राअत में खुद का स्टार्टअप बनाकर कर रहे हैं। बिलाल जी ने अपने घर पर ही वर्मी कंपोस्टिंग की यूनिट लगाई है। इस यूनिट से तैयार होने वाले बायो फर्टिलाइजर से न सिर्फ खेती में काफ़ी फायदा हुआ है, बल्कि ये लोगों के लिए रोजगार के मौके भी लेकर आया है। हर साल इन भाइयों की यूनिट से किसान को तकरीबन 3000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है। आज उनकी इस वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट में 15 लोग भी काम कर रहे हैं। उनकी इस यूनिट को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और उनमें ज़्यादातर ऐसे नौजवान होते हैं जो ज़राअत के शोबे में कुछ करना चाहते हैं। पुलवामा के शेख भाइयों ने जॉब सीकर बनने की जगह जॉब क्रिएटर बनने का अहद किया और आज वो जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि मुल्क भर के लोगों को नई राह दिखा रहे हैं। मेरे प्यारे हमवतनों, 25 सितंबर को मुल्क की अजीम संतान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यौम पैदाइश होता है। दीनदयाल जी पिछली सदी के सबसे बड़े मुफक्किरीन में से एक हैं। उनका इक्तिसादी नज़रिया, समाज को बाइख्तियार बनाने के लिए उनकी पॉलिसियाँ, उनका दिखाया अंत्योदय का रास्ता आज भी जितना मौजू है उतना ही बाइस तरगीब भी है। 3 साल पहले 25 सितंबर को उनकी यौम पैदाइश पर ही दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत स्कीम नाफिज की गई थी। आज मुल्क के 2.25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल चुका है। गरीब के लिए इतनी बड़ी स्कीम दीनदयाल जी के अंत्योदय के नजरिए को ही वक्फ है। आज के नौजवान अगर उनके उसूलों और नजरियात को अपनी जिंदगी में उतारें तो ये उनके बहुत काम आ सकता है। एक बार लखनऊ में दीनदयाल जी ने कहा था, कितनी अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी खूबियां हैं, ये सब हमें समाज से ही तो हासिल होती हैं। हमें समाज का कर्ज चुकाना है। इस तरह की सोच रखनी ही चाहिए। यानी दीनदयाल जी ने दर्ज दिया कि हम समाज से, मुल्क से इतना कुछ लेते हैं, जो कुछ भी है वो मुल्क की वजह ही से तो है। इसलिए मुल्क के तय अपना कर्ज कैसे चुकाएंगे, इस बारे में सोचना चाहिए। ये आज के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। साथियों, दीनदयाल जी की जिंदगी से हमें कभी हार न मानने का भी दर्स मिलता है। मुखालिफ सियासी और नजरियाती हालात के बावजूद हिंदुस्तान की तरक्की के लिए स्वदेशी मॉडल के विजन से वो कभी हटे नहीं। आज बहुत सारे नौजवान बने बनाए रास्तों से अलग होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चीज़ों को अपनी तरह से करना चाहते हैं। दीनदयाल जी की जिंदगी से उन्हें काफ़ी मदद मिल सकती है। इसलिए नौजवानों से मेरी अपील है कि वो उनके बारे में ज़रूर जानें। मेरे प्यारे हमवतनों, हमने आज बहुत से मौज़ूआत पर बात की,
जैसे हम बात भी कर रहे थे, आने वाला वक्त त्योहारों का है। पूरा मुल्क मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बातिल पर फतेह का त्योहार भी मनाने वाला है। लेकिन इस जश्न में हमें एक और लड़ाई के बारे में याद रखना है। वो है मुल्क की कोरोना से लड़ाई। टीम इंडिया इस लड़ाई में रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। वैक्सीनेशन में मुल्क ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसकी बात पूरी दुनिया में हो रही है। इस लड़ाई में हर हिंदुस्तानी का अहम किरदार है। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन तो लगवानी ही है, पर इस बात का भी ख्याल रखना है कि कोई इस हिफाजती दायरे से छूट ना जाए। अपने आसपास जिसे वैक्सीन नहीं लगी है उसे भी वैक्सीन सेंटर तक ले जाना है। वैक्सीन लगने के बाद भी जरूरी प्रोटोकॉल पर अमल करना है। मुझे उम्मीद है इस लड़ाई में एक बार फिर टीम इंडिया अपना परचम लहराएगी। हम अगली बार कुछ और मौजूआत पर मन की बात करेंगे। आप सभी को, हर अहले वतन को त्योहारों की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया।